बच्चों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बच्चों विज्ञान में पहला लेसन है हमारे आसपास के पदार्थ। तो आप देखते हैं कि आपके आसपास के पदार्थ, बहुत सारे पदार्थ हैं, मकान है, टेबल है, मेज है, बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं। तो वो क्या हैं? वो सभी द्रव्य हैं। तो हमारे आसपास के पदार्थ जो होते हैं वो द्रव्य कहलाते हैं, द्रव्य या पदार्थ। तो आइए देखिए, ब्रह्मांड के वह अवयव जो स्थान घेरते हैं तथा जिनमें द्रव्यमान होता है, द्रव्य या पदार्थ कहलाते हैं। जैसे ये पेन है, तो पेन देखिए, पेन स्थान भी घेरती है, जहां भी रखेंगे अपना स्थान घेरेगा और इसका कुछ द्रव्यमान है, तो इसलिए यह पेन भी एक पदार्थ है, यानी द्रव्य है। अब देखिए आयतन क्या होता है। आयतन कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है, वह घेरा हुआ स्थान उसका आयतन कहलाता है। जैसे ये पेन कुछ न कुछ अपना स्थान घेरती है, तो जो इस पेन द्वारा स्थान घेरा जाता है उसे हम आयतन कहते हैं। आयतन का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक घन मीटर, मीटर की घात 3 है। द्रवों का आयतन साधारणतः लीटर में मापा जाता है। जैसे द्रव होता है, पानी है, दूध है, तेल है, इनका जो आयतन है लीटर में मापा जाता है। अब बच्चों देखिए आगे, जो पदार्थ होता है जिसकी हम बात कर रहे थे, यानी द्रव्य या पदार्थ, ये पदार्थ जो है छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनता है, और जो अणु होता है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनता है। और जो परमाणु होता है, एक परमाणु, वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ये जो है ये मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला है बच्चों, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप कैसा होता है, किसी भी पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप होता है वो कैसा होता है, ये हम लोग जानेंगे। सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। ये कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इनको हम देख ही नहीं सकते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कणों की विशेषताएं क्या होती हैं? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जितने भी पदार्थ होते हैं उनके कणों के बीच बच्चों रिक्त स्थान होता है, और इस स्थान को हम कहते हैं अंतराण्विक स्थान या आकाश भी कहते हैं। दूसरी विशेषता है पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। तीसरा है दो भिन्न पदार्थों का अपने आप यानी स्वतः मिलना, विसरण का। जिस दो पदार्थ मिल जाए, जैसे पानी और दूध मिल जाए, तो पानी का दूध में विसरण या दूध का पानी में विसरण कहलाता है। अगला है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जितने भी पदार्थ के कण हैं एक दूसरे को बच्चों आकर्षित करते हैं। अगला है पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं। अब पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं देखिए, पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। एक ठोस अवस्था, दूसरी द्रव अवस्था, तीसरा है गैस अवस्था, चौथा है प्लाज्मा। ये प्लाज्मा क्या होता है? आयन और इलेक्ट्रॉनों का मिश्रण होता है। बच्चों 5वीं अवस्था जो है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट दिया हुआ है, यानी बोस आइंस्टीन संघनन, इसको भी मतलब संघनन भी कहते हैं। तो पहली अवस्था है ठोस अवस्था की व्याख्या। देखिए बच्चों, ठोस अवस्था क्या है? पदार्थ या द्रव्य की जिस अवस्था में उसका आकार तथा आयतन निश्चित होता है। जैसे अगर हम पेन की बात करते हैं तो पेन देखिए, इसका आकार भी निश्चित है और इसका आयतन भी निश्चित है, तो ये ठोस अवस्था में है, ये ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस पदार्थों के अणुओं के मध्य अंतराणुक स्थान लगभग नहीं के बराबर होता है, यानी होता है लेकिन बहुत कम होता है, इसलिए कहा गया नहीं के बराबर होता है, जिसके कारण इनके अणु प्रबल आकर्षण बल के कारण एक दूसरे से बंधे रहते हैं। अब देखिए, इनको अगर हम खींचे तो इनको हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि प्रबल आकर्षण बल के कारण बच्चों ये बंधे हुए हैं और एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह पाते, इसलिए इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। अगला है द्रव अवस्था, यानी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन निश्चित होता है लेकिन उसका आकार अनिश्चित होता है, द्रव अवस्था कहलाती है।
यानी जो द्रव अवस्था होती है उसमें आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। जैसे पानी है तो एक लोटा पानी जो है उसको आप एक बाल्टी में भी डाल सकते हो, लेकिन पानी उतना ही रहेगा जितना लोटे में था उतना बाल्टी में रहेगा। उसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार बदल जाता है। इस अवस्था में पदार्थ यानी जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। जैसे लोटे में था तो लोटे का आकार, और बाल्टी में है तो बाल्टी का आकार ग्रहण कर लेता है। द्रव के अणुओं के मध्य अंतरा अणु का स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होती है, यानी ठोस से कुछ ज्यादा होती है। इसीलिए हम द्रव में देखिए आसानी से पेन को डाल सकते, पेन आसानी से चली जाती क्योंकि उनके बीच अंतरा अणु का स्थान होता है। इसलिए इनके अणु गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जब बीच में गैपिंग होती है, स्थान होता है, तो वो गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम हो जाता है, लेकिन इतना नहीं कि वह अपनी सतह छोड़कर चले जाएं। इसीलिए इसमें तरलता का गुण पाया जाता है, मतलब बहने का गुण पाया जाता है। इसलिए इसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। उदाहरण जैसे उदाहरण में देखिए जल है, दूध है, तेल है, पारा है आदि, ये सब जो है द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अगला है गैसीय अवस्था या गैस अवस्था। देखिए बच्चों, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, अर्थात ना आकार फिक्स होता है ना आयतन फिक्स होता है, गैसीय अवस्था कहलाती है। गैस के अणुओं के मध्य जो अंतरा अणु का स्थान होता है वो ठोस एवं द्रव दोनों के अपेक्षा बहुत अधिक होता है, जिससे गैस के अणु गति करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र हो जाते हैं। जैसे आप जो है जैसे धुआं ही ले लीजिए, गैसीय अवस्था में होता है, वो पूर्ण स्वतंत्र होता है, इधर उधर कहीं भी गति कर सकता है, या वाष्प भाप होता है। इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल लगभग नहीं के बराबर, आकर्षण बल होता ही नहीं है। इस कारण गैस के अणुओं की स्थिति निश्चित नहीं होती है। इनके अणुओं की गतिज ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि ये तल को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, और जब बाहर निकल जाते हैं इसलिए इनका न आकार निश्चित होता है न आयतन निश्चित होता है। अगली अवस्था है प्लाज्मा। प्लाज्मा देखिए, ये आयन प्लस इलेक्ट्रॉनों का मिश्रण होता है। जब गैस को अति उच्च तापमान यानी लगभग 4000 डिग्री सेंटीग्रेड से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच पर गर्म किया जाता है तो गैस इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके आयन का निर्माण करती है, और आयनों तथा इलेक्ट्रॉनों का मिश्रण प्लाज्मा कहलाता है बच्चों। पांचवी अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। देखिए, यह द्रव की पांचवी अवस्था, यह द्रव्य की पांचवी अवस्था होती है। द्रव्य की यह है द्रव्य की पांचवी अवस्था होती है। द्रव्य की इस अवस्था की परिकल्पना भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस तथा आइंस्टीन ने किया था। जब गैस को अति निम्न घनत्व तथा परम शून्य तापमान यानी 0 के से -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा किया जाता है तो द्रव की पांचवी अवस्था प्राप्त होती है, जिससे बीईसी कहते हैं। अब देखिए पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन कैसे होती है? देखिए, कोई ठोस पदार्थ होता है और जब उसको गर्म किया जाता है तो गलने लगता है, यानी गल करके वो द्रव में बदल जाता है, और फिर इसको जो और गर्म किया जाता है तो ये उबलना शुरू होता है, और उबलने को हम कहते हैं क्वथन, और यानी उबल करके गैस अवस्था में बदलना शुरू हो जाता है। और पुनः जब इसको ठंडा करते हैं तो ठंडा करके जब द्रव में बदलता है तो इसको संघनन कहते हैं। और जब उस द्रव को और ठंडा करते हैं, जब वो ठोस में बदलने लगता है तो उसको हम जमना कहते हैं। और जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं और बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाए, और ठंडा करने पर पुनः बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में बदल जाए, इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं। और ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातक पदार्थ कहते हैं, जैसे कपूर है, नौसादर है। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए उदाहरण में, बर्फ को जब हम गर्म करते हैं तो जल बनता है, और जल को जब और गर्म करते हैं
तो वो वाष्प में बदल जाता है। फिर वाष्प को ठंडा करते हैं तो जल बनता है निस्संगरण की प्रक्रिया के द्वारा, और जल को ठंडा करते हैं तो बर्फ बन जाता है, यानी वो जम जाता है। अब इसमें पहला शब्द है गलन यानी मेल्टिंग। ठोस को गर्म करके द्रव में बदलने की क्रिया को गलन कहते हैं। जैसे ठोस है और इसको हम गर्म करते हैं, द्रव में बदलता है, इसी क्रिया को हम गलन कहते हैं। गलनांक क्या होता है? अब हम ये देखते हैं कि वो निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है। एक ताप होता है जिस पर कोई ठोस जो है सीधे द्रव में बदल जाता है, यानी बर्फ जल में बदल जाता है। एक उदाहरण है ये, तो उसे हम क्या कहते हैं? गलनांक। यानी वो निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है गलनांक कहलाता है। अगला है क्वथन, यानी द्रव का उबलना क्वथन कहलाता है। जैसे द्रव हम गर्म करते हैं तो उबलने लगता है और उसी को हम क्वथन कहते हैं। क्वथन के बाद है क्वथनांक, यानी वो निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव गैसीय अवस्था में बदलने लगता है क्वथनांक कहलाता है। जैसे जल जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप में बदलने लगता है, यानी वो टेम्परेचर जो है वो क्वथनांक कहलाता है। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। संघनन, द्रव की वाष्प को ठंडा करने पर पुनः द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। जैसे भाप को अगर ठंडा किया जाए तो पुनः वो बूंद में बदल जाता है, यानी जल की बूंद में बदल जाता है, उसे ही हम संघनन कहते हैं। जमना, फ्रीजिंग, द्रव पदार्थ को ठंडा करने पर ठोस में बदल जाना जमना कहलाता है। जैसे जल है और टेम्परेचर को कम कर दीजिए तो वह बर्फ में बदल जाता है, तो उसे हम जमना कहते हैं। हिमांक, यानी वह निश्चित ताप जिस पर द्रव ठोस में बदलता है द्रव का हिमांक कहलाता है। ऊर्ध्वपातन, अभी मैंने समझाया भी था कि गर्म करने पर जब कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है और गैस को ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में बदल जाता है, तो इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर को जब हम गर्म करते तो सीधे गैस में बदल जाता है और ठंडा करने में पुनः कपूर में बदल जाता है। उदाहरण देखिए, कपूर है, आयोडीन है, नौसादार है, ये सब ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं। अब अगली हेडिंग है आसवन। तो देखिए आसवन क्या? आसवन की क्रिया में पदार्थ को पहले क्वथन कर वाष्प में बदला जाता है तथा बाद में इस वाष्प का संघनन कर द्रव अवस्था में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह पदार्थों की शोधन की एक प्रमुख विधि है। आसवन बराबर होता है क्वथन प्लस संघनन, में पहले क्वथन किया जाता है फिर उसका संघनन किया जाता है, तो इसी को हम कहते हैं आसवन। वाष्पीकरण, सामान्य ताप पर द्रव की ऊपरी सतह से द्रव के वाष्प में धीरे धीरे बदलने की क्रिया वाष्पन कहलाती है। वाष्पन होने पर द्रव का ताप घट जाता है। जैसे किसी तालाब में पानी भरा होता है, द्रव भरा होता है और सामान्य ताप पर वो धीरे धीरे देखिए वो तालाब सूख जाता है, यानी उसका पानी जो है वाष्पीकृत हो जाता है और उसी को हम कहते हैं वाष्पन। अथवा क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक वातावरण का तापमान, जो टेम्परेचर वातावरण का कैसा है उसके आधार पर वाष्पीकरण होता है। टेम्परेचर अधिक है वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, टेम्परेचर कम है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। सतह का क्षेत्रफल, जैसे अगर जल को थोड़े से सतह पर डालेंगे तो वो धीरे धीरे उसका वाष्पीकरण होता है, लेकिन जब उसको ज़्यादा क्षेत्रफल पर फैला देंगे तो उसके वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता, आर्द्रता मतलब होता है नमी। जैसे वायुमंडल में अगर आर्द्रता अधिक है, नमी ज़्यादा है तो वाष्पीकरण की दर कम होगी, और अगर आर्द्रता की कमी है यानी वातावरण शुष्क है तो उसमें वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। इसी तरह वायु की गति पर भी वाष्पीकरण प्रभावित होता है कि वायु की गति अधिक होती है तो कपड़ा देखिए जल्दी सूख जाता है, यानी उसका वाष्पीकरण जल्दी हो जाता है, और वायु कम है, हवाएं धीरे धीरे चलती हैं तो वाष्पीकरण की दर जो है कम होती है, कपड़ा धीरे धीरे सूखता है। अब वाष्पीकरण के कारण शीतलता। वाष्पीकरण के दौरान द्रव निरंतर अपनी ऊर्जा खोता रहता है और इस खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे आसपास शीतलता आ जाती है। उदाहरण के तौर पे
जैसे मिट्टी के घड़े में रखे पानी का ठंडा होना, क्योंकि मिट्टी के घड़े में छोटे छिद्र होते हैं और वहाँ से उसका वाष्पीकरण लगातार होता रहता है और वह अपने आसपास की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण वहाँ ठंडापन हो जाता है, यानी वहाँ वो ठंडा हो जाता है। हथेली पर पेट्रोल गिरने पर ठंडा महसूस होता है, क्यों? क्योंकि आसपास की ऊष्मा जो है अवशोषित करके वो उसका वाष्पीकरण हो जाता है और हथेली ठंडी हो जाती है। गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। देखिए, नियत ताप पर पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे एकांक द्रव्यमान की, यानी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अथवा देखिए, जब कोई पदार्थ गलन की प्रक्रिया के द्वारा अपने गलनांक पर पहुंचता है तो इससे और अधिक ताप बढ़ाने के बाद भी बिना किसी वृद्धि दर्शाए, यानी तापमान में वृद्धि नहीं होती है और पदार्थ की अवस्था बदलती रहती है। ये ऊष्मा पदार्थ और बर्तन में छुपी रहती है। इसे ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे हम जब जल को भाप यानी द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में यानी वाष्प अवस्था में बदलते हैं तो उसका टेम्परेचर लगातार बढ़ाते रहते हैं, यानी 100 डिग्री पर पहुंचने पर वो भाप बनने लगता है, लेकिन और अधिक जब उसको हम गर्म करते रहते हैं तो वह अवस्था परिवर्तन में व्यय हो जाती है, क्योंकि जल का भी जिस समय वो बदलता है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री होता है और भाप का भी टेम्परेचर 100 डिग्री होता है, लेकिन जो हमने बढ़ाया वो उसकी अवस्था परिवर्तन में व्यय हो जाती है और उसी को हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। तो ये देखते हैं कि यह 2 प्रकार का होता है, एक गलन की गुप्त ऊष्मा, एक वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो देखिए, गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? नियत ताप पर यानी फिक्स ताप पर किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान, ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, क्योंकि ठोस से द्रव में बदलना है तो उस समय वो गलन होगा वहां उसका, इसलिए वहां पर गलन की गुप्त ऊष्मा होती है। अगला, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। नियत ताप पर किसी द्रव पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को वाष्प अवस्था में बदलने के लिए, यानी द्रव को वाष्प में बदलना है तो वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और इसमें बच्चों ये ध्यान देना है कि यहां पर भी जो है टेम्परेचर नहीं बदलता है, नियत ताप की बात कर रहा है। यदि यम ग्राम पदार्थ को उसी ताप पर एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदला जाए तो इसके लिए आवश्यक ऊष्मा Q बराबर ml, जहां L जो है पदार्थ की गुप्त ऊष्मा होती है। नोट कर लीजिए बच्चों, बर्फ की गुप्त ऊष्मा जो 80 कैलोरी प्रति ग्राम और भाप की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, भाप का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जल का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। विसरण, 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। जैसे दूध का पानी में मिलना एक विसरण ही होता है। विसरण एक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के कण एक दूसरे में अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों में रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। जैसे जल में अगर रंग का पाउडर हम डालते हैं तो धीरे धीरे आसानी से अंदर तक वो चला जाता है, कुछ देर के बाद पूरे पानी में वो कलर फैल जाता है, यानी वो विस्तृत हो जाता है। द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव। जैसे कोई द्रव है तो उसमें ठोस भी जा सकता है, द्रव भी उसमें, और गैस तो उसमें मतलब गैस का भी मिश्रण संभव है। गैसों का अन्य गैसों में मिश्रण तीव्रता से होता है। जैसे एक प्रकार की गैस का दूसरे प्रकार की गैस में जो मिश्रण है बहुत तीव्रता से होता है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होने के कारण, किन कारण से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है तो जानिए। पहला कारण, कणों के बीच रिक्त स्थान में कमी। कणों के बीच रिक्त स्थान होता है और रिक्त स्थान में कमी या वृद्धि अवस्था में परिवर्तन ला सकते। जैसे कमी कर देते हैं तो ठोस हो जाता है और उनके रिक्त स्थान में वृद्धि कर देते हैं तो वो अवस्था बदल देता है। पदार्थ के कणों की गतिशीलता बढ़ाने या अगर बढ़ा दी जाए या घटा दी जाए तो अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। यदि पदार्थों कणों के बीच आकर्षण बल को कम या अधिक कर दिया जाए तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हो सकती है। तो ये परिवर्तन होने के कारण हो सकते हैं। अब पदार्थ के गुणों में परिवर्तन लाने वाले भौतिक कारक
कौन से भौतिक कारक हैं जो उसके गुणों में परिवर्तन लाते हैं? एक है तापमान, दूसरा है दाब। देखिए यहां पे दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदली जाती है। शुष्क बर्फ क्या होता है? देखिए बच्चों, ड्राई आइस जिसको हम कहते हैं, जब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है, अधिक प्रेशर डाल करके संग्रहित किया जाता है, तो यह ठोस के रूप में बदल जाती है और तब इसे हम शुष्क बर्फ कहते हैं।